क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन वी स्टार्ट? आपने रिवाइज किया? पिछला लेक्चर रिवाइज किया? मैंने मैसेज डाला था कि पिछला लेक्चर हमें रिवाइज करके आना है। डिड यू रिवाइज? रखेंगे रखेंगे, डाउट लेक्चर रखेंगे। मैं डाउट लेक्चर रखता हूँ। बच्चे लोग मुझे मैसेज कर करके परेशान करते हैं कि सर डाउट लेक्चर अभी क्यों रख रहे हो, थोड़ी देर के बाद रखो, हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया है। इसलिए फिर मैंने थोड़ा डाउट लेक्चर के लिए सोचना बंद कर दिया, पर फिर भी डाउट लेक्चर रखा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पर आधे लोग तो मैसेज कर करके सर नहीं पढ़ाई हुआ है, क्या पूछेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पढ़ने के लिए 2-3 दिन टाइम भी दिया, फिर भी नहीं। कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ। आज हमारा एम क्या है? आज हमारा एम है रिलेशन बिटवीन ऑल द एंगल्स निकालना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑल द एंगल्स। ये डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था डायग्राम। डिड आई टेल यू अबाउट ऑल द एंगल्स? डिड वी डिस्कस अबाउट ऑल द एंगल्स? यस। आई क्या है क्लास? व्हाट इज आई? बताओ मेरे को। चलो क्विक रिकैप करते हैं। कौन सा एंगल होता है आई? क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दूसरा है एंगल ई, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एमरजेंस। बराबर। R1 एंड R2 इनको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बराबर। ए क्या है? व्हाट इज ए? बोलो ए एंगल, ये वाला ए एंगल, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन? यस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। बराबर। ये कौन है? डेल्टा एंगल क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डीविएशन। बराबर है। क्या मैंने तुम्हें ये चीज लास्ट लेक्चर में बताई थी कि ये जो बंदा है ये है तुम्हारा एक्सपेक्टेड पाथ। ये जो बंदा है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। क्या हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा एक्सपेक्टेड पाथ और हमारा एमर्जेंट रे तो मिलता ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि एमर्जेंट रे को थोड़ा बैकवर्ड आप जरा एक्सटेंड करें, और बैकवर्ड एक्सटेंड करके आप वहां पे डेल्टा नाम का एंगल बनाएं। क्योंकि डेल्टा नाम का एंगल किसके बीच में बनता है? डेल्टा एंगल इज मेड बिटवीन एक्सपेक्टेड पाथ एंड एमर्जेंट रे। इनके बीच में डेल्टा एंगल बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एमर्जेंट एंगल किसके बीच में बनता है? एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में। रिफ्रैक्शन एंगल किसके बीच में बनता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। और वही दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, दो रिफ्रैक्टेड एंगल आपके प्रिज्म के अंदर बनते हैं। क्या इतनी सब बातें सब लोगों के दिमाग में क्लियर है? कोई मुझे इसके ऊपर कोई डाउट पूछना चाहता है बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ऑल द एंगल्स? अगर किसी को कोई डाउट है तो कृपया करके पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बोलिए सब लोग, जरा रिप्लाई दीजिए फटाफट। पक्का क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चालू करूं फिर डेरिवेशन चालू करूं? हमें हमें आई, ई, R1, A और डेल्टा,
इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमें उसके बारे में बातचीत करनी। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लेते हैं वापस एक बार, थोड़ा इस डायग्राम को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज I माइनस R1? देखिए पायल का डाउट है व्हाट इज I माइनस R1। देखिए अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री जानते हैं तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ये एंगल R1 है, इफ दिस मच एंगल इज R1, तो इसके ऑपोजिट ये पूरा एंगल भी R1 होगा। आप जानते हैं ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? अगर ये एंगल R1 है, I1 है, तो इसके ऑपोजिट वाला पूरा एंगल I1 होगा। अगर हम यहां पे आए, इफ यू टॉक अबाउट हियर, इफ दिस एंगल इज E, तो इसके ऑपोजिट वाला पूरा एंगल E होगा। क्लियर है? तो अगर क्लास मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा का पूरा एंगल I है और ये पूरा का पूरा एंगल E है, तो इसमें से अगर R1 माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ एंगल कितने का मिलेगा? I माइनस R1। और ये बचा हुआ एंगल कितने का बनेगा? E माइनस R2। कितने लोग को ये बात दिमाग में छपी? पूरा एंगल I है, उसमें से अगर R1 माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ एंगल I माइनस R1, और ये पूरा एंगल E है, अगर उसमें से R2 माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ एंगल E माइनस R2। बोलिए डन। I कैसे आया? पायल एक मिनट, मैं जरा आपको अनम्यूट करता हूं, मुझे शायद आपका डाउट या तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। पायल 6892, हाँ पायल बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पायल बोलिए। सर ये आई आपने I माइनस R1, तो यहाँ पे I कैसे आया ये? बेटा वही तो एक्सप्लेन किया ना, ये देखो ये एंगल I है, इतना आपको समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर एंगल इज I? इतना आपको समझ में आया? ये एंगल I है, दिख रहा है आपको? आपने अपने आप को वापस म्यूट कर लिया क्या? पायल अनम्यूट ही रहिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? इतना एंगल आपका I है, यस सर। ठीक है? तो इसके पीछे का ये पूरा एंगल I हो जाएगा ना। यस सर। तो अगर ये पूरा एंगल I है तो इसमें से अगर R1 माइनस किया तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा? I माइनस R1 आएगा ना। सी मैं आपको जरा ड्रॉ करके दिखाता हूं, यस सर। ये इस तरह से चीजें हैं। ये देखिए, ये क्रॉस में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी तो I होगा, बराबर है? पर अगर मैंने आगे वाले एंगल को दो भाग में डिवाइड कर दिया, मैंने आगे वाले एंगल को क्या कर दिया? मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? ऐसे, ठीक है? अगर मैंने इस एंगल को दो भाग में डिवाइड कर दिया और मैंने आपसे ये कहा कि ये जो बचा कुचा एंगल है ये R1 है, तो ये बचा कुचा एंगल कितने का मिलेगा आपको? टोटल में से आप माइनस करोगे ना, तो आप I में से अगर R1 माइनस करोगे तो बचा कुचा एंगल आपको मिल जाएगा। गॉट इट है? समझा सर। पक्का? यस सर। ठीक है, मैं ये डायग्राम ऐसे ही रख देता हूं, शायद किसी और को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए रेफर करिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए वापस डायग्राम लेके आते हैं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, 3 स्टेप में पूरा डेरिवेशन खत्म होने वाला है। हर एक स्टेप करने के बाद आपको पूछूंगा कि क्या आपको ये स्टेप समझ में आया।
आपने उसका जवाब देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 3-4 स्टेप का डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन। क्या कर रहे हैं हम डेरिवेशन में? डेरिवेशन में हम लोग सारे के सारे एंगल लोगों के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, जो आपका स्टेप नंबर 1 है, उसमें मैं क्वाड्रिलैटरल कंसीडर कर रहा हूं। क्या कंसीडर कर रहा हूं? क्वाड्रिलैटरल। उसका नाम मैं लिखता हूं, क्वाड्रिलैटरल का नाम मैं आप लोग के लिखता हूं, ए क्यू एन आर, ये वाला क्वाड्रिलैटरल। आप लोगों के लिए जरा मैं उस क्वाड्रिलैटरल को जरा आपको शेड करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कौन से क्वाड्रिलैटरल की बात कर रहा हूं। सबकी नजर सिर्फ इस ब्लू शेडेड क्वाड्रिलैटरल की जगह पे होनी चाहिए। क्या सब लोगों ने अपनी आंखें यहां पे क्वाड्रिलैटरल पे टिका दी? ठीक है, ये ब्लू शेडेड क्वाड्रिलैटरल पे अपनी नजर टिका के रखिए। इस क्वाड्रिलैटरल में आप नाम पर जरा एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ए से शुरू हो रहा है, क्यू पे जा रहा है, क्यू से एन पे जा रहा है, एन से आर पे जा रहा है। उन 4 डॉट्स के बीच में अपनी नजर आपको रखनी है। क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्लास। प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हैं? क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हैं? ऑपोजिट एंगल्स, नहीं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, उनका अगर आप सम करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझिए, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, एंगल ए आपकी नजर में पड़ जाना चाहिए, यहां पे एंगल ए है, और एंगल क्यू एन आर भी आपकी नजर में पड़ जाना चाहिए। कहां पे क्यू एन आर है? दोनों को मिला के 180 डिग्री बनना चाहिए। ये है हमारा स्टेप नंबर 1 का पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन खत्म। कितने लोगों को समझ में आया, या किसी को कोई डाउट है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट? ऑल आर ओके? आगे बढ़ू? पक्का? धड़ाधड़ रिप्लाई आना चाहिए सब लोगों का। बहुत ही बढ़िया। अब हम स्टेप 2 के लिए तैयार हैं। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। स्टेप 2 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। वापस हम इस डायग्राम को लेके आएंगे। ठीक है, और स्टेप 2 के लिए हम यहां पे तैयार हैं। स्टेप 1 से हमने इक्वेशन 1 हमने निकाली। अब हम स्टेप 2 निकालने जा रहे हैं। स्टेप 2 में मैं चाहूंगा कि आप एक ट्रायंगल की तरफ ध्यान दें। शिफा का डाउट है, सर एंगल ए नहीं लिखेंगे। एंगल ए नहीं लिखेंगे का मतलब क्या है शिफा? लेट मी अनम्यूट यू। यस शिफा, एंगल ए नहीं लिखेंगे क्या? मैं तो एंगल ए ही लिखा है। जल्दी जल्दी बोलिए। सिर्फ आपने ए लिखा है, तो फिर कैसे लिखते हैं? डू यू वांट मी टू राइट इट लाइक दिस? डू यू वांट मी टू राइट इट लाइक दिस? ऐसे ऐसे भी मैथमेटिक्स में लिखते हैं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है।
कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। एंगल ए चलेगा, ऐसा खाली लिखा तो भी चलेगा और उस एंगल फॉर्मेट में लिखा तो भी चलेगा। बढ़िया। स्टेप 2 के लिए हम तैयार हैं। स्टेप 2 में मैं चाहूंगा कि आप एक ट्रायंगल पे अपनी नजर रखें। उस ट्रायंगल का नाम QNR है। कहां पे है ट्रायंगल QNR? जरा मैं आपके लिए शेड कर देता हूं, ठीक है। QNR, QNR शेडेड वाले ट्रायंगल पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी मैं ट्रायंगल शेड कर रहा हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ट्रायंगल में देखो और समझो। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, राइट, ऑफ अ ट्रायंगल बराबर 180 डिग्री, है ना। बचपन में सुना होगा ये प्रॉपर्टी, बराबर है। तो अब ट्रायंगल के कौन कौन से एंगल्स है भाई? एक तो एंगल R1 है, प्लस एक तो एंगल R2 है, प्लस एक दूसरा एंगल है QNR। इन तीनों को मिला के 180 डिग्री हमें लिख देना चाहिए। इसको हमें डाल देना चाहिए डब्बे में और इसको हमें ले लेना चाहिए इक्वेशन नंबर 2। बोलो, क्या स्टेप नंबर 2 आपके दिमाग में क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 क्या आप लोगों के दिमाग में क्लियर है? डन। स्टेप नंबर 1 की इक्वेशन देख लीजिए, स्टेप नंबर 2 देख लीजिए। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? कंपेयर करो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को, जरा कंपेयर करो और मुझे बताओ कि क्या लग रहा है आपको। कंपेयरिंग स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 अगर किया तो आपको क्या फीलिंग आती है? क्या RHS में 180 180 दिख रहा है आपको? यहां पे QNR है, यहां पे भी QNR है, बराबर। दोनों तरफ QNR आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल A इज एक्चुअली इक्वल टू R1 प्लस R2? एंगल A इज एक्चुअली इक्वल टू R1 प्लस R2? ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एंगल A R1 प्लस R2 का रोल प्ले कर रहा है? चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लीजिए। अगर आपकी रेलगाड़ी अभी पटरी से उतरी तो इसके बाद का पूरा चैप्टर भूल जाओ, आपको कभी जिंदगी में समझ में आएगा, ठीक है ना। भूल जाओ कि इसके बाद का पूरा चैप्टर आपको कभी समझ में आएगा। इसलिए आराम आराम से चलो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ 8 बजे तक लेक्चर है, हमारा एम है सिर्फ इतना निपटाना है। दैट्स इट, दैट्स इट। इसलिए आराम आराम से पूछ रहा हूं। RHS में 180, यहां पे भी 180, यहां पे QNR, यहां पे QNR। तो क्या सब लोग में इस बात का समर्थन करते हैं कि एंगल A बराबर R1 प्लस R2 ऐसा लिखा जा सकता है? तो क्या मैं स्टेप 3 में, क्या मैं स्टेप 3 में डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूं? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 1 and 2, angle A is equal to angle R1 plus angle R2। काम खत्म। ये है हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमने एंगल A को R1 और R2 के साथ उसका रिलेशनशिप ढूंढ के बताया कि अगर मैं R1 प्लस R2 करूंगा तो मुझे एंगल A मिलेगा। ये है मेरा सबसे पहला रिलेशनशिप। मैं इसको ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। डन है? अभी बाकी है, अभी बाकी है, और एक फॉर्मूला निकालना बाकी है, पर यह फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंगल ए यानी कि प्रिज्म का एंगल R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अब मैं जा रहा हूं स्टेप नंबर 4 पे, ठीक है। संदीप नहीं, श्रुति क्षीरसागर, बेटा एंगल ए बराबर 2R क्यों बोल रहा बार बार? श्रुति क्षीरसागर, बोलिए, अनम्यूट किया आपको। आप एंगल ए बराबर 2R क्यों बोल रहे हो? सर हम a इक्वल्स टू 2R नहीं लिख सकते? a इज इक्वल टू 2R नहीं लिख सकते क्या बेटा? वो a इज इक्वल टू 2R कब लिखते हैं? जब थिन प्रिज्म होता है ना। अभी तक से हमने वो पढ़ा ही नहीं थिन प्रिज्म तो, बराबर श्रुति? अभी हम लोग इसके बाद एक ग्राफ पढ़ेंगे, उसमें थिन प्रिज्म का कंसेप्ट आएगा। फिर थिन प्रिज्म के कंसेप्ट में हम ये समझेंगे कि थिन प्रिज्म में R1 बराबर R2 बराबर R होता है, फिर जाके ये फॉर्मूला आता है। अभी तक से हमने थिन प्रिज्म तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ेंगे मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके ठीक है श्रुति, गॉट इट? यस। ओके चलिए, सूरज लिख सकते हैं एंगल ए की जगह पे एंगल बी लिखो, एंगल सी लिखो, जो मन करे वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साई सर अपना जो R1 है एंड R2 लिखा है स्टेप 2 में, उसमें एंगल Q और एंगल R नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं सूरज साई, आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना चाहते हैं। पर आप अगर एंगल Q लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना बेटा। एंगल Q इज दिस होल एंगल इज एंगल Q। सो कभी कभी ऐसा लिखने से अच्छा स्पेसिफिकली मेंशन करके लिखना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप 4 की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, हम लोग स्टेप 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, सबका ध्यान स्टेप 4 पे होना चाहिए। एक फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिया है, बोला मैंने सूरज आपको, मैंने आपका रिप्लाई किया, एंगल ए की जगह पे बी लेंगे तो ट्रायंगल का नाम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप कुछ भी करो, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी लिखो, की फर्क पैंदा है, बराबर है ना। आपको लिखना है ZXY लिखो ट्रायंगल का नाम, तो ये एंगल Y हो जाएगा। पर हम उतना उतना झमेले में क्यों पड़ेंगे, ABC लेंगे चुपचाप, ठीक है। स्टेप 4 में मैं चाहता हूं कि आप एक ट्रायंगल पे ध्यान दें, वो ट्रायंगल है XQR। दिस इज द ट्रायंगल XQR, जो मैंने ब्लू कलर में, येलो कलर में जो मैंने शेड किया है, उस ट्रायंगल पे हमारी नजर होनी चाहिए। ट्रायंगल XQR, XQR, सबने अपनी नजर ट्रायंगल XQR पे लगानी है। ट्रायंगल XQR के लिए मैं आपसे एक प्रॉपर्टी के नाम पे जानना चाहूंगा, जिसको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या आपने सुना है कभी जिंदगी में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कभी सुना है क्या? कोई बताएगा मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सम ऑफ टू इंटीरियर angles is equal to exterior angle of triangle। ठीक है, ठीक है। XQR ट्रायंगल बिल्कुल ध्यान से देखिए, एंगल XQR प्लस एंगल XRQ बराबर होगा एंगल डेल्टा। चेक कर लीजिए, नजर पहले घुमा लीजिए, लगा तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए।
एक बार अच्छे से जरा इसको चेक कर लीजिए। जो ट्रायंगल मैंने आपको कहा है उसको जरा अच्छे से देख लीजिए, क्या मैंने सही लिखा है? इज एक्स क्यू आर द इंटीरियर एंगल? Is XRQ the interior angle? And is delta the exterior angle? Exterior angle मतलब जो ट्रायंगल के बाहर बनता हो, बराबर है। एंगल एक्स क्यू आर का असली नाम क्या है? एंगल एक्स क्यू आर इज एक्चुअली I माइनस R1, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कशन किया, प्लस एंगल एक्स आर क्यू कितना है क्लास? व्हाट इज एंगल एक्स आर क्यू? एक्स आर क्यू इज E माइनस R2, बराबर। यस यस अमन लिख सकते हैं, पर मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। समझ में आ रहा ना इंटीरियर एंगल से? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? बराबर डेल्टा। चेक कर लीजिए, एक्स क्यू आर एंड एक्स आर क्यू, उसके जगह पे I माइनस R1 लिखा और यहां पे E माइनस R2 लिखा। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। चेक कर लीजिए एक बार, डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट। डन, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, आगे नहीं बढ़ने वाला हूं मैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे, थोड़ा बहुत ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे। नहीं सूरज, डेल्टा की जगह पे अलग एंगल नहीं आ सकता। फॉर ट्रायंगल एक्स क्यू आर, जो ट्रायंगल एक्स क्यू आर है ना, उसके लिए डेल्टा ही एक्सटीरियर एंगल है। जो ट्रायंगल एक्स क्यू आर है ना, उसके लिए डेल्टा ही एक्सटीरियर एंगल है। अभिषेक रोकड़े, एक्सटीरियर एंगल एक प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं, ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है। कैसे एंगल क्यों एक्सटीरियर एंगल होगा सूरज माने? शशांक, आपने कभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या मैथ्स में? हैव यू एवर स्टडीड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? सूरज, अच्छा नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। फिलहाल के लिए आप खाली इतना समझ के रखिए कि डेल्टा एंगल जो है, जो डेल्टा एंगल है वो एक्स क्यू आर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो आपने अंदर के दो इंटीरियर एंगल को ऐड किया और उसको एक्सटीरियर एंगल के बराबर किया, इसी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब एंगल I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 बराबर डेल्टा। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक ठाक लिखो, एंगल I प्लस E माइनस R1 माइनस R2 प्लस डेल्टा। एंगल I प्लस एंगल E डेल्टा प्लस R1 प्लस R2। एंगल I प्लस एंगल E is equal to what is R1 plus R2? एंगल A प्लस डेल्टा। आ गया है आपका एक और धमाकेदार फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला और इसके पहले वाला। हमने R1 प्लस R2 की जगह पे एंगल A का सब्स्टिट्यूशन किया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला था। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन भी क्या किया, प्लस ही साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने में कोई परेशानी तो आएगी नहीं। I1 और E को साथ में लिखा, R1 और R2 को साथ में लिखा, फिर माइनस R1 और माइनस R2 उस तरफ चले जाएगा तो प्लस R1 और प्लस R2 हो जाएगा, और R1 प्लस R2 की जगह पे A लिख दिया। तो एंगल I प्लस एंगल E करोगे तो एंगल A प्लस एंगल डेल्टा आएगा।
और इसके पहले वाला कौन सा फॉर्मूला निकाला आपने? एंगल ए प्लस ये वाला R1 प्लस R2 विल गिव यू एंगल ए। ये दो फॉर्मूले आपको समझने थे। बोलिए, आया कुछ समझ में? कोई डाउट पूछना चाहता है? एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क इनटू दिस? सिंपल एंड स्वीट डेरिवेशन है। मैंने एक दो स्टेप्स में करके दिखाया, इसलिए आपको थोड़ा लंबा दिख सकता है, पर बिल्कुल भी लंबा नहीं है। मैंने बस हर एक डायग्राम के सामने उसका स्टेप किया है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो डायग्राम होगा, उसके सामने स्टेप होगा, डायग्राम होगा, उसके सामने स्टेप होगा, तो बस समझने में आसानी होगी। इसलिए मैंने 3-4 बार डायग्राम को कॉपी किया है। पर आप एग्जाम में तो एक ही बार डायग्राम बनाएंगे ना, और 4 स्टेप्स में आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कैन आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ू? बिल्कुल ध्यान से अगला टॉपिक का नाम सुनिए। अगले टॉपिक का नाम है डिविएशन कर्व। अगले टॉपिक का नाम है क्या? डिविएशन कर्व। क्या मतलब होता है भाई डिविएशन कर्व का? डिविएशन कर्व इज अ ग्राफ between delta and I। अगर आप डेल्टा और आई, डेल्टा यानी कि सब लोग जानते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, और आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ को आप डिविएशन कर्व के नाम से जानेंगे। ठीक है? तो कैसे आप ग्राफ बनाते? कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है? आपने कभी स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट किया है? तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे? आप दो कॉलम बनाएंगे, एक आई का, एक डेल्टा का। ऐसे ही करते हैं ना ग्राफ बनाने के लिए? ग्राफ बनाने के लिए ऐसे ही करते हैं, बराबर है ना? है ना? तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि चलो हमने एंगल आई को लिया 20 डिग्री, बराबर, उसके रिस्पेक्टिव डेल्टा एंगल कितना आया? फिर क्या करोगे? हमने एंगल आई को बनाया 25 डिग्री, बढ़ा दिया, उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा एंगल कितना आया? ऐसे कर करके आप एंगल आई की वेरियस वैल्यूज पे कितना डेल्टा एंगल आया उसको नापेंगे। फिर एंगल आई और एंगल डेल्टा के बीच में ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ बनेगा उसका नाम डिविएशन कर्व होगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि डिविएशन कर्व में करना क्या है? हमें डायरेक्टली ग्राफ स्टडी करना है, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होगा उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? तो जब आपने डिविएशन कर्व बनाया, यानी कि जब आपने इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है प्रियंका, हमने आई की मदद से डेल्टा फाइंड नहीं किया, हमने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया है। ठीक है? एक्सपेरिमेंट करके हमने ये फाइंड किया है कि अगर हम एंगल आई और डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो फिर कैसा आएगा। ठीक है? तो एक्स एक्सिस में एंगल आई रख रहे हैं, वाई एक्सिस में डेल्टा रख रहे हैं। जब आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो, व्हेन यू प्लॉट दिस ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है।
इस तरह से ग्राफ बनता है। प्लॉट करने के बाद आपको इस तरह से ग्राफ दिखेगा। कृपया ग्राफ को देख के डरे ना, ठीक है, कि ये ग्राफ ऐसा कैसे आ गया, हमको तो लगा था स्ट्रेट लाइन आएगा, बचपन में तुम स्ट्रेट लाइन देखते हो, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा ग्राफ को लेके कि इनिशियली अगर आप सोचेंगे तो इनिशियली आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, अगर आप इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे, इस पॉइंट को मैं 1 पॉइंट के बारे में नाम दे रहा हूं, पॉइंट 1 को देख के आपको यह समझ में आ रहा है कि एंगल आई इज स्मॉल बट एंगल डेल्टा इज लार्ज। ये देखो, ये वैल्यू तुम्हें एंगल आई के बारे में बता रही है और ये वैल्यू तुम्हें डेल्टा के बारे में बता रही है। बचपन में अगर कभी ग्राफ प्लॉट किया होगा तो ऐसी ग्राफ प्लॉट करते ना, देखो एंगल आई की वैल्यू कितनी छोटू सी है, पर उसी के रिस्पेक्ट में एंगल डेल्टा की वैल्यू देखो कितनी बड़ी है। तो हमें ग्राफ से एक जानकारी क्या मिली कि इनिशियली, यहां पे मुझे लिखना चाहिए क्या, यहां पे मुझे लिखना चाहिए इनिशियली हमने एंगल आई को बहुत ही कम रखा, पर जब हमने इनिशियली एंगल आई को बहुत कम रखा तो हमें डिविएशन बहुत ज्यादा मिला। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। कितने लोगों को ये पॉइंट समझा, या कितने लोगों को कोई डाउट है इसके अंदर, बोलिए फटाफट। इनिशियली एंगल आई बहुत छोटा था, पर उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल डेल्टा मिला वो बहुत ही बड़ा मिला। साई क्या नहीं समझा? अमन, जितना बड़ा फॉन्ट है ना बेटा, उससे बड़ा फॉन्ट अगर लिखूंगा तो ये स्क्रीन में 3-4 लाइन ही लिख पाऊंगा और आपके मोबाइल में 3-4 लाइन ही दिखेगी। यस साई बोलिए, अनम्यूट किया आपको। सर ये जो आप ग्राफ वाला बता रहे थे ना, वो वहां से नहीं समझा मेरे को। पहली बात तो आपको पता है एंगल आई बनता है। हाँ सर। अच्छा, एंगल डेल्टा बनता है। हाँ सर, वो सब समझ गया मैं। हाँ, अब जब ये पढ़ाना शुरू किया था मेरा नेटवर्क चला गया था, इसलिए मैं बाहर आ गया, वापस में लॉगिन किया। फिर मैं डर गया ना, मेरे को लगा ऐसे कैसे नहीं समझ में आया। ठीक है चले, मैं बताता हूँ, देखो। नहीं सर, मेरा नेटवर्क बंद हो गया उसी टाइम पे। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रिज्म बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है, बराबर। अब देखो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट कौन करता है? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बराबर है। तो एंगल आई आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो ना कितना रखना है, बराबर है कि नहीं? तो एंगल आई आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड करो, पर इनिशियली आपने एंगल आई को कैसा लिया? बहुत ही छोटा लिया, और उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल डेल्टा फॉर्म हुआ उसको आपने नापा, और दोनों को मिला के ये ग्राफ का पहला पॉइंट बनाया। तो आपको इससे सीखने को क्या मिला कि अगर एंगल आई बहुत ही छोटा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो डेल्टा एंगल मिलता है वो बहुत ही बड़ा मिलता है। बस इतनी सी बात है। कितने लोग को बात समझ में आ रही है कि कितने लोग को बात समझ में नहीं आ रही? बोलिए। मैंने क्या बोला अभी आपको? एंगल आई बहुत सारे होंगे, उसके रिस्पेक्ट में एंगल डेल्टा भी बहुत सारे होंगे। हर एक एंगल आई के लिए हर एक एंगल डेल्टा मिलेगा, ऐसा ही होता है ना? हर एक एंगल के लिए हर एक डेल्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप अभी अपना ओरिजिनल डायग्राम देखेंगे, चलो हम लोग ऊपर जाके अभी ओरिजिनल डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम। तो इस ओरिजिनल डायग्राम में कुछ ना कुछ आई है ना,
कुछ ना कुछ आई है ना, तो उस कुछ ना कुछ आई के लिए कुछ ना कुछ डेल्टा मिला होगा आपको। अगर आप एंगल आई को बदल देंगे तो एंगल डेल्टा भी तो बदल जाएगा, बराबर है कि नहीं है। एंगल आई को अगर आपने बदल दिया तो एंगल डेल्टा भी बदल जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनिशियली आपने एंगल आई को बहुत ही छोटा सा रखा, बहुत ही छोटा एंगल आई रखा, तो आपको डेल्टा बहुत ही बड़ा मिला। यह हमने हमारे एक्सपेरिमेंट से सीखा। अब क्या आप मुझे ग्राफ देख के यह बता सकते हो कि आगे क्या हो रहा है? चलो, अगर मैंने आपको ये 2 पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, अगर मैंने आपको अभी पूछा बताओ यहां पे क्या स्टोरी है, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे क्या स्टोरी है, तो क्या बताओगे आप मुझे? बोलो। अगर आपको ग्राफ अपने बचपन में कभी प्लॉट किया है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ प्लॉटिंग के सामने ऐसे ही करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 पे क्या स्टोरी है, कौन मुझे बताएगा? बताओ, व्हाट इज द स्टोरी एट पॉइंट नंबर 2? चंद्रप्रभा, आप बताएंगे? यस, चंद्रप्रभा बताइए, क्या स्टोरी है पॉइंट नंबर 2 पे? सर जैसे हम आई का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या आपने जरा इस चीज को नोटिस किया कि आपके आई के वैल्यू में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है? देखो, एक्स एक्सिस पे देखो, एंगल आई की वैल्यू बढ़ गई है, पर आप देख रहे हैं पहले डेल्टा की वैल्यू इतनी ज्यादा थी, अब डेल्टा की वैल्यू घट गई है। पहले आई की वैल्यू इतनी थी, अब आई की वैल्यू बढ़ गई है। तो क्या हमें यह सीखने को मिला पॉइंट नंबर 2 को देखने के बाद कि as we increase the value of angle of incidence, we observe that delta is decreasing. देखा, कितने लोग को ये बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट कितने लोग को समझ में आया कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे डेल्टा डिविएशन एंगल घटता जाएगा? कितने लोग को ये बात समझ में आई? पक्का? कोई डाउट पूछना चाहता है? अभी भी टाइम है, डाउट पूछ के लो, अजम्पशन मत करो दिमाग में। ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की नजर यहां पे होनी चाहिए। कहां पे? बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सब लोग अपनी नजर रखेंगे। इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि पूरे के पूरे ग्राफ में, पूरे के पूरे ग्राफ में पॉइंट नंबर 3 पे जो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वो सबसे मिनिमम मिलेगी? चेक करके देख लीजिए, यहां पे डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा की वैल्यू कम 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 कम, सबसे कम यहां पे है, उसके बाद डेल्टा की वैल्यू बढ़ते जा रही है। देखो, उसके बाद डेल्टा की वैल्यू बढ़ते जा रही है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि थर्ड पॉइंट पे वी ऑब्जर्व दैट वैल्यू of angle delta is minimum?
पर जब हमने यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने की कोशिश की तो हमें पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जब दोनों के दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तब आपका डेल्टा मिनिमम हो जाता है। यानी कि क्या? वी ऑब्जर्व दैट डेल्टा इज मिनिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमने ऑब्जर्व करके पता किया। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा रखा तो हमें एंगल ऑफ डेल्टा बहुत ज्यादा मिला। फिर हमने धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो हमें पता चला एंगल डेल्टा घट रहा है और घटते घटते वो इतना कम हो गया कि हमारे पूरे ग्राफ का सबसे मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन बन गया। पर हमने क्या किया उस वक्त? लकीली हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी नापा तो हमें पता चला कि जब एंगल ऑफ डिविएशन सबसे मिनिमम हो गया था उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों के दोनों बराबर थे। तो हमने इस पॉइंट को नोट डाउन करने का इंपॉर्टेंस समझा कि जब हमें सबसे मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। शिफा, एंगल ऑफ इमर्जेंस डायग्राम में पहले से ही है। बिना एंगल ऑफ इमर्जेंस के कहानी बनती है क्या? दिख रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस पहले से डायग्राम में है। इसके पहले हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस के बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि इसके पहले क्या कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट आ रहा था? कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पॉइंट था जिसका कोई महत्व हो? तुम्हें थर्ड पॉइंट का क्या महत्व समझ में आया? थर्ड पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले मुझे वो बताओ सब लोग। व्हाई डू यू थिंक दैट द थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? व्हाई डू यू थिंक दैट द थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? थर्ड पॉइंट में ऐसी क्या खासियत है बताओ मुझे। हाँ, डेल्टा का एंगल बहुत ही छोटा है, मिनिमम है, ये खासियत है कि नहीं? तो उस वक्त हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी नाप के देखें। तो हमें पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं जब डेल्टा मिनिमम हो जाता है। इसके पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच में कोई भी समानता नहीं देखी, ठीक है? पर हमने ये बात कब नोटिस करने की कोशिश की? जब डेल्टा का एंगल सबसे मिनिमम आया, तब हमने ये बात नोटिस की। शिफा, ग्राफ के मिडल में आ रहा है, दिस इज इन द मिडल ऑफ द ग्राफ। ये वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता, हम सिर्फ जनरल पढ़ाई कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू राइट नाउ हियर। हर एक प्रिज्म के लिए ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, परंतु हमने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया कि अगर डेल्टा की वैल्यू सबसे मिनिमम आती है तो उस वक्त एंगल आई और एंगल ई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। कितने लोगों के दिमाग में ये बात छप रही है? चेक कर लो। तीसरा पॉइंट कितने लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो पायल का डाउट क्या पता है क्या? सब लोग के दिमाग में डाउट जरूर आ सकता है कि सर आप तो डेल्टा और आई का ग्राफ बना रहे हो ना, तो इसमें ई कहां से आया बीच में? सडनली आपने ई के बारे में कैसे बात कर दिया? सबका हो सकता है, बहुत लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा। पहली बात तो मुझे बात बताओ, ग्राफ डेल्टा और आई के बीच में बन रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या उस वक्त ई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो। ग्राफ डेल्टा और आई के बीच में प्लॉट हो रहा है, पर क्या वहां पे ई है, मौजूद है कि नहीं है? कि ई है ही नहीं? मुझे कल इस सवाल का जवाब दो।
बोलो। कितने लोग इस बात के समर्थन में हैं? मैंने बोला, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो पायल, बिल्कुल सही बात बोल रही है कि सर डेल्टा और आई के बीच में तो ग्राफ बना रहे हो, और कहानी के बीच में एंगल ऑफ इमर्जेंस कहां से आ गया सडनली? बिल्कुल सही डाउट है ना, हो सकता है बहुत लोग के दिमाग में डाउट आया हो। पर मेरा सवाल यह है कि अगर एंगल आई बन रहा है और एंगल डेल्टा बन रहा है, तो भाई लोग एंगल ई भी तो बन रहा है, एंगल R1 भी तो बन रहा है, एंगल R2 भी तो बन रहा है, सब तो बन रहे हैं ना। पर बाबा तुम सिर्फ इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हो, बना रहे हो ना, बना रहे हो। पर हमारे टीम ने क्या नोटिस किया कि जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, तो उस वक्त ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। हमारी टीम ने ये नोटिस किया। हमारी टीम ने एक और चीज नोटिस किया है, जब डेल्टा मिनिमम हो जाता है तो R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं। इसलिए डेल्टा का मिनिमम होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कृपया इस बात को इग्नोर ना करें कि भले ही आप ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेल्टा के बीच में बना रहे हैं, परंतु बाकी सारे एंगल्स भी तो बन रहे हैं। क्या हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे? तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर पहले क्यों नहीं बात किया आपने? आपने ग्राफ में 1 और 2 पॉइंट के बीच में क्यों नहीं बात किया? आपने हमें डायरेक्टली 3 पॉइंट पे ही क्यों बताया? अरे बाबा, कहीं पे ऐसा महत्व होता है तब बात करते हैं ना, कि हर जगह पे बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। इसलिए मैंने आपको पूछा क्या तीसरे पॉइंट का कोई स्पेशल महत्व है? यहां पे डेल्टा मिनिमम है, इसलिए हमने कहा जब डेल्टा मिनिमम होगा तो ये होगा आपका सबसे पहला पॉइंट। देन पहला पॉइंट, उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। और दूसरी खासियत है, उस वक्त जो पहला वाला रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो दूसरे वाले रिफ्रैक्शन एंगल के बराबर होगा। और तीसरी खासियत यह है कि द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द बेस। ये 3 खासियत के बारे में हमें डिस्कशन करना है, जो मैं अभी नहीं करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस मैं चाहता हूं कि आज आप जब लेक्चर खत्म करें तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि आपने डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ बनाया जरूर है, पर उस वक्त बाकी एंगल्स भी बन रहे हैं। पर हम बाकी एंगल्स के बारे में तभी चर्चा करेंगे जब कोई स्पेशल केस आएगा। डेल्टा मिनिमम एक स्पेशल केस है। उस स्पेशल केस पे हमने ऐसे ही सोचा क्यों ना हम चेक करें कि यार आई और ई की वैल्यू क्या मैच हो रही है। अरे मैच हो रही है यार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई। R1 और R2 अबे सेम आ रहे हैं, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसका मतलब जब प्रिज्म मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन देता है तब ऐसा सब कुछ होता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात हुई हमारे लिए। अब आप मुझसे एक ही डाउट पूछोगे कि सर 1 पे क्या है, 1 पे एंगल आई और एंगल बी का संबंध क्या है, 1 पे R1 और R2 के बीच में संबंध क्या है। आप मुझे ये भी डाउट पूछ सकते हो। हमें 1 पे क्या संबंध है जानना ही नहीं है, 2 पे क्या संबंध है जानना ही नहीं है। हो सकता है कि आप यहां पे पूछे मेरे से, हो सकता है कि आपका दिमाग बोले अच्छा एक बात बताओ सर, यहां पे क्या संबंध है, बताओ यहां पे क्या संबंध है, बराबर। यू माइट बी लाइक सर यहां पे क्या संबंध है बताओ। अरे हमें इस पॉइंट पे लेना देना ही नहीं है, हमें लेना देना है यहां पे। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट? आनंद क्या फिगर में दिखाना है? व्हाट डू यू वांट टू सी इन द फिगर? R1 एंड R2, ये लो।
यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2, ये है एंगल I, ये है एंगल E, ये है एंगल डेल्टा। क्लास हाया ना बोलो, जल्दी जल्दी हाया ना बोलो। थर्ड पॉइंट पे नेक्स्ट लेक्चर से टोटल डिस्कशन हमारा चालू होगा, बोलिए। क्लियर है? डेल्टा मिनिमम एंगल का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? पक्का? नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, डेल्टा मिनिमम से शुरुआत करेंगे, ठीक है? तब तक आप प्रिज्म का ये डेरिवेशन प्लस ये ग्राफ यहां तक जहां तक मैंने लिखा है इतना आपको स्टडी करके आना है। आई होप टुडेज लेक्चर वॉज क्लियर इनफ। डन? यस अमन, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए मिलते हैं कल इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए बाय।